चर्चा इस बात की कि यूरोप की रक्षा कौन करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के समय में ट्रंप ने यह कहते हुए यूरोप को धमका दिया कि अगर रूस तुम पर हमला करने आया तो मैं नाटो छोड़ के चला जाऊंगा। इसका अन्य अर्थ इस तरह से निकाला जाए कि ट्रंप ने इस समय नाटो कंट्रीज में शामिल यूरोपियन देशों से कहा है कि आप लोग अगर अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा नाटो के खर्च को नहीं देते या नाटो को नहीं देते तो फिर मैं आप लोगों की हिफाजत क्यों करूं, इससे बेहतर है कि मैं नाटो छोड़ दूं। इस बात को जब यूरोपियन देशों को पता चला तो उन लोगों के बीच में दो प्रकार के ख्याल आए। पहला कि ट्रंप चला जाएगा तो क्या होगा, और अगर ट्रंप चले गए यानी कि अमेरिका नाटो छोड़ दिया तो क्या यह संगठन खत्म हो जाएगा। आज 32 देशों का यह जो समूह है इसमें से अमेरिका को हटाकर जो बाकी देश हैं वो अगर अकेले रह गए तो उनकी हिफाजत कौन करेगा। ऐसे में इन सब ने अब प्लानिंग बनाई है कि हम लोग अमेरिका को ही निकाल देते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए इस नाटो को अपने साथ रखते हैं। अगर अमेरिका जाना चाहे तो हम प्लान कर रहे हैं कि यूएस को हम निकाल दें और अगले से 5 से 10 साल के भीतर भीतर हम यूरोप की मदद से इस नाटो को इतना मजबूत बना लेंगे कि अगर ट्रंप निकलते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमेरिका निकलता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज पर यूरोप ने काम करना शुरू कर दिया है। 5 से 10 साल का इन लोगों ने प्लान रखा है और यह न्यूज हेडलाइन बन जाती है कि यूरोप ने प्लानिंग शुरू कर दी है कि अगले 5 से 10 साल के भीतर भीतर हम कैसे आने वाले समय में यूरोप को इतना मजबूत कर देंगे कि वो अमेरिका के बिना भी अपनी सुरक्षा करने में समर्थ होगा। यह चीज निकल कर आती है टू रिप्लेस यूएस इन नाटो कि अमेरिका को हटाना है। अब यूरोप में ऐसा कौन मजबूत देश है जो अमेरिका को हटाने के बारे में सोच सकता है, तो नाम निकलते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नॉर्डिक कंट्रीज के, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे। असल में डेनमार्क जैसे देशों ने ही सबसे पहले अमेरिका की तिरछी नजर का सामना किया है जब इनसे ग्रीनलैंड मांग लिया गया। ऐसे में आने वाला समय अगर किसी भी यूरोपियन देश के साथ हुआ कि उनके हिस्से को अमेरिका ने क्लेम करना शुरू कर दिया तो फिर अमेरिका से अपनी हिफाजत ये लोग कैसे करेंगे। इसीलिए इन लोगों ने सोचा है कि हम नाटो के मैनेजमेंट ट्रांसफर के लिए ट्रंप को प्रस्ताव देंगे कि अब आप इसका काम छोड़िए, हम नाटो बना के चला लेंगे। इस वजह से नीदरलैंड के द हेग में होने वाली जून की नाटो बैठक में यह संभवतः ट्रंप को इस प्रस्ताव को सौंप सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में सबसे पहले इस खबर को कवर किया गया जिसमें कहा गया कि यूरोपियन मिलिट्री पावर वर्क ऑन 5 to 10 ईयर प्लान टू रिप्लेस यूएस इन नाटो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ट्रंप लगातार जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, पुतिन से करीबी हो या जेलेंस्की को धमकाना हो, इतना ही नहीं, ब्रिटेन जो कि नाटो का मेंबर है, नाटो में वर्तमान में 32 देश हैं, उनको यह कहना हो कि हमारे बिना क्या खुद की आप रूस से रक्षा कर लेंगे। इनके इन बयानों के चलते ही आज नाटो कंट्रीज में इस बात का डर है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने यूएसएसआर से लोगों को बचाने के लिए कि यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट नीतियां हैं उनके प्रभाव में कोई देश ना आ जाए, इसलिए नाटो का गठन किया था। अमेरिका के द्वारा गठित यह संगठन शीत युद्ध तक यानी 1991 तक तो सक्षम रहा यूएसएसआर के विस्तार को रोकने के लिए, लेकिन जब 1991 में सोवियत रूस का विघटन 15 देशों में हो गया तो ऐसे में नाटो की प्रासंगिकता खत्म हो गई। लेकिन फिर भी नाटो बना रहा और उद्देश्य तय हुआ कि नाटो कंट्रीज पर अगर किसी भी देश ने हमले का प्लान किया तो ये सब देश मिलकर उसका बदला लेंगे। इसी कारण से नाटो बढ़ते हुए आज 32 देशों का समूह बन गया है जिसके पास उपस्थित जो पावर है वो ये है कि अगर इनमें से किसी भी छोटू से देश को भी किसी ने छुआ तो वो सभी देश एक साथ इकट्ठे होकर उसके ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन इन सबको सबसे बड़ा संरक्षण अमेरिका का है और ऐसे में अमेरिका का इन लोगों को यह कह देना कि मैं आप लोगों को छोड़ सकता हूं, नाटो को छोड़ सकता हूं, इसके पीछे अमेरिका का तर्क है कि इस पूरे बजट में आप लोग बहुत कम पैसा खर्च करते हैं। नाटो का जो बजट है, मिलिट्री बजट है, उसमें आप लोगों का कोई खर्च नहीं है। अमेरिका लगभग 16% तक कुल बजट का खर्च करता है। आप सबको भी अपनी जीडीपी का कम से कम 5% इस नाटो पर खर्च करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो अमेरिका आपको आपके हाल पर छोड़कर निकल जाएगा। इस पर हमने ऑलरेडी सेशंस किए हैं। जब जब अमेरिका ने नाटो छोड़ने की धमकी दी हमने सेशंस किए और आपको बताया कि ट्रंप कैसे 5% डिफेंस पर जो खर्च है उसकी डिमांड कर रहे हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि यूएस उनको सुरक्षा नहीं देगा अगर वो ऐसा नहीं करते। एक बार के लिए आप 2024 का बजट देखें,
2024 के अंदर 1185 यूएस बिलियन डॉलर का बजट था। ठीक है, अब आप सोचें कि 1185 बिलियन डॉलर का अगर बजट है तो इसमें 755 लगभग 80% या 75% के आसपास जो खर्च है वो अमेरिका कर रहा है और 430 बिलियन डॉलर यूरोप और कनाडा मिलकर कर रहे हैं। यानी कि बड़ा हिस्सा, 3/4 हिस्सा अमेरिका के द्वारा खर्च किया जा रहा है। ऐसे में अमेरिका ये बात तो बोलेगा ही कि भाई तुम लोग खर्च क्या कर रहे हो और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूं तो क्यों करूं। ये जब बात इनसे बोली तो सारे यूरोप के देश इंक्लूडिंग कनाडा, ये एक लंदन में मिले, समिट हुई, उस समय यूक्रेन पर भी चर्चा हुई और नाटो पर भी चर्चा हुई थी। इस पर हमने पहले भी जानकारी आप लोगों के सामने रखी और यही बात कही गई कि यार कैसे ना कैसे अगर अमेरिका निकलता है तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित करेंगे। इस बीच में एक न्यूज निकल कर आती है कि ट्रंप खुद इस समय इस प्लानिंग में है कि वो नाटो की जो कमांड है जिसको वो खुद संभालते हैं, असल में नाटो की जो फोर्सेस है ना, इनके ऊपर एक कमांडर बिठाया जाता है। वो जो कमांडर है जब से नाटो बना है तब से अमेरिका का ही कोई नागरिक होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में ये एक अनकहा सा फैसला है कि एक जगह अमेरिकन होगा तो दूसरी जगह यूरोपियन होगा, लेकिन नाटो का जो कमांडर होगा, जो 4 स्टार रैंक का जनरल होगा, वो अमेरिकन होता है। यही डिसाइड करता है कि किस देश के साथ कैसे उलझना है। अब अमेरिका खुद प्लान कर रहा है कि हम अपने इस कमांडर के पद को भी दे देंगे कि हमको नहीं चाहिए। जब आइजनहावर करके यहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे तब से लेकर अब तक अमेरिका में ट्रंप के कालखंड तक अमेरिकी ही 4 स्टार जनरल रहा है। हालांकि इस बात को लेकर के बड़ी बहस छिड़ी है कि नाटो की संरचना में अगर कमांडर का पद भी अमेरिका ने दे दिया तो फिर अमेरिका की ये लोग नहीं सुनेंगे। अमेरिका को अगर किसी देश से उलझना हुआ और उस समय पर नाटो देशों का साथ चाहिए हुआ तो ऐसे समय पर अगर ये देश मुकर गए क्योंकि कमांडर इनका नहीं होगा तो फिर अमेरिका के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ट्रंप ये मानते हैं कि इस पूरे की पूरे टीम में सबसे पावरफुल देश अमेरिका है, जबरदस्ती इनकी सुरक्षा में खुद को खर्च कर रहा है। इससे बेहतर है कि वो खुद की सुरक्षा खुद करे और इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दे। ऐसे में देखना होगा कि जून 2025 के अंदर नीदरलैंड के हेग में होने वाली नाटो कंट्रीज की बैठक में क्या प्रस्ताव दिया जाता है। नाटो अपने आप में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का एक ऐसा समूह है जिस समूह के अंदर वर्तमान में 32 देश हैं, मेजॉरिटी इसमें से यूरोपियन देश हैं। लेकिन आने वाला समय बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि इस पूरे नाटो अलायंस में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन अगर किसी के पास है तो वो अमेरिका के पास है। लेकिन जितना अमेरिका के पास और अमेरिका के साथ साथ नाटो के अन्य देश जैसे फ्रांस और यूके के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो अकेला आज रूस अपने पास रखता है। आप पूछेंगे न्यूक्लियर वेपन तो एक ही पर्याप्त होता है, ऐसा नहीं है। अगर पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करना हो, ये देश किस तरह से अपने पास न्यूक्लियर वेपन रखते हैं पूरी वर्ल्ड की कैलकुलेशन लगाकर। जैसे अगर लिटिल बॉय और फैटमैन नाम के 2 न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए तो पूरा जापान बर्बाद नहीं हुआ था, 2 शहर बर्बाद हुए थे। लेकिन अगर पूरे जापान को बर्बाद करना होता तो संभवतः 100-150 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने पड़ते। एग्जैक्टली अगर पूरी दुनिया को बर्बाद करना हो तो 5-6 हजार न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए होंगे। एग्जैक्टली इसी थॉट के साथ रूस ने अपने पास 6000 न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हैं, तो अमेरिका भी लगभग 5500 न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर चल रहा है। लेकिन उनका क्या, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के विजेता राष्ट्र नहीं थे, मतलब जो यूके, फ्रांस और अमेरिका नहीं थे, उन देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की परमिशन नहीं थी। ये तो भारत और भारत की होड़ में पाकिस्तान, फिर इजराइल और नॉर्थ कोरिया ने, ये वो देश हैं जो कि वर्ल्ड वॉर से कोई लेना देना इनका विजेता राष्ट्रों के साथ नहीं था। लेकिन हां, इनडायरेक्टली कह सकते हो कि हम ब्रिटेन के साथ थे, लेकिन हमें इस वजह से परमिशन नहीं मिली थी, फिर भी हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर के आज जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब हैं वो देश सुरक्षित हैं, जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है वो सुरक्षित हैं, बाकी देश अपना स्ट्रगल खुद लड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो यूरोप में अमेरिका ने 1 लाख सैनिक फिलहाल तैनात किए हुए हैं। ऐसे में यूरोप खुद चाहता है कि वो अपने सैनिक तैनात करे जो एयर डिफेंस सिस्टम, डीप फायर कैपेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर मजबूती से खड़े हों। फिलहाल अमेरिका की प्रेजेंस यूरोप में आपको ऐसा देखकर लगता है कि ये पूरा अमेरिका ही है। यूएस ने इतने जबरदस्त मिलिट्री बेसेस बनाए हुए हैं। इसी बीच में यूरोपियन डिफेंस के लिए एक व्हाइट पेपर तैयार होता है कि नहीं साहब, हमें अपनी सुरक्षा स्वतः करनी होगी, किन किन से एरिया में काम करना होगा वो मैंने आपको बोलकर बता दिया है। इसके लिए बकायदा यूरोपियन यूनियन 841 बिलियन का एक प्लान लेकर आया है कि हम 841 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करेंगे अपने आप को रीआर्म करने के लिए। देखिए क्या था,
कि यूरोप ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर असल में लड़ कौन रहा था? ब्रिटेन और फ्रांस एक तरफ थे, दूसरी तरफ जर्मनी खड़ा था। जर्मनी इटली से लड़ाई लड़ रहे थे, बाकी बीच में इधर से जापान को पकड़ा हुआ था। तो इन लोगों ने अपना खूब सारा पैसा खर्च कर दिया। पैसे के दौरान जो इन्वेस्टर की भूमिका निभा रहा था वो अमेरिका था। तो इन देशों ने यह कहा कि आगे युद्ध ना हो, इसके लिए हम यूएन बनाते हैं, यूएन के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनाते हैं ताकि वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो, और हम लोग अपने पुनर्निर्माण पर फोकस करते हैं। एक समय पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने ही पूरी तरह से युद्ध में अपना इंटरेस्ट खत्म कर दिया और विकास पर फोकस कर दिया। अमेरिका ने लेकिन वेपन खत्म नहीं किए। अमेरिका ने एक तरह की सहायक संधि इनको दी कि तुम बेटा अगर बर्बाद भी होते हो तो तुम्हारी सुरक्षा मैं हूं ना, मैं करूंगा, तुम फोकस करो डेवलपमेंट पर। यही बात उसने साउथ कोरिया से कही, यही बात उसने जापान से कही, और ये लोग जबरदस्त तेजी से दोबारा उठे और ये डेवलप्ड कंट्री बन भी गए। लेकिन वेपन्स नहीं बनने दिए। वेपन बनाने को लेकर के अमेरिका बार बार इन्हें रोक देता कि नहीं, तुम मेरी सुरक्षा में हो, तुम तो विकास पर फोकस करो। इन्होंने विकास कर लिया, लेकिन वो विकास भी किस काम का जो किसी सुरक्षा के बिना हो। अब इनके पास सुरक्षा के नाम पर अमेरिकी सहारा है। अमेरिका के सामने जब भी इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम अपना न्यूक्लियर, हम अपना सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, डिफेंस बनाना चाहते हैं, अमेरिका इनको रोक देता, नहीं, अगर तुम बनाओगे तो फिर मेरा महत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रंप ने जैसे ही यह शिगुफा छेड़ा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इससे यूरोप के अंदर फिर से एक उम्मीद की किरण जगी है। क्यों? क्योंकि यूरोप पहले भी चाहता था कि उसके पास वेपन्स इकट्ठे हों। वो पहले भी चाहता था। अरे भाई, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 लड़ा हो, उनके पास वेपन ना रखने की कोई दिक्कत थोड़ी होगी, वो तो वेपन खूब डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर ये नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में ट्रंप ने जब यह कहा कि मैं तुम्हारी सुरक्षा से बाहर होना चाहता हूं, इनको ये अपॉर्चुनिटी लगी। इनने कहा बहुत अच्छा, हम $841 बिलियन खर्च करेंगे अपने आप को दोबारा से वेपन खरीदवाने में। हम इतने वेपन इकट्ठे कर लेंगे क्योंकि हमारा इतिहास रहा है। अमेरिका, तुमने वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ा है, वर्ल्ड वॉर हमने लड़ा है। ऐसे में यूरोप के ये देश फिर से हथियारों की होड़ में जुट गए हैं। इन्होंने बकायदा प्लानिंग बना ली है कि खूब हथियार खरीदेंगे, इतने खरीदेंगे कि 30% तो हम सीधा सीधा अभी की अभी मिलिट्री कैपेसिटी इंक्रीज कर लेंगे, नंबर 1। और दूसरा, आने वाले 5 से 10 साल में अमेरिका की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। ये तो इस इंतजार में ही थे। एक प्रकार से ट्रंप ने यूरोप को फिर से उम्मीद दे दी है कि यूरोप फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इसका अंदाजा इससे लगाइए कि यूक्रेन का पड़ोसी जो पोलैंड है, वो तो खुद ये कहने लगा है कि मैं तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता हूं, और तो और मैं अपनी सेना को बड़ी सेना के रूप में बनाना चाहता हूं, 5 लाख के आसपास सैनिक रखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि रूस ने अगर यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो अगला नंबर पोलैंड का ही तो है, तो उसे बचाएगा कौन? इसके लिए न्यूक्लियर वेपन की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रंप का ये इंपैक्ट जो है, ये यूरोप के देशों को आत्मनिर्भर बना देगा।